स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स लगे हैं। हाँ, और ये हमें पृथ्वी के नक्शों से उठाकर सीधा ब्रह्मांड के किनारों तक ले जाते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस सफर को समझना, मतलब कैसे हमारी सोच अपने ग्रह को जानने से शुरू हुई और फिर सितारों तक, आकाशगंगाओं तक और समय की शुरुआत तक पहुंच गई। और इन पन्नों में टॉलेमी के जो पुराने विचार थे, उनसे लेकर सर्न की जो आज की खोजें हैं, सब कुछ एक कहानी की तरह है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। और ये कहानी वाकई कमाल की है। ये सिर्फ मतलब विज्ञान की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसान की जिज्ञासा की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे हमने एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत की कि हम कहाँ हैं, हाँ, और उसका जवाब ढूंढते ढूंढते हम कहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से इंसानों ने शुरू किया होगा, अपने पैरों के नीचे की जमीन से। भूगोल। भूगोल, हाँ। मुझे याद है स्कूल में ये थोड़ा सूखा सा विषय लगता था, लेकिन इन नोट्स में इसे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम रटना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसान की पहली कोशिश थी अपने आसपास की दुनिया को एक व्यवस्थित तरीके से समझने की। अच्छा। नोट्स में इसकी दो मुख्य शाखाओं का जिक्र है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब पृथ्वी का हार्डवेयर, जैसे पहाड़, मैदान, नदियां, मौसम, मतलब वो सब जो प्रकृति ने बनाया है। अच्छा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली बात बहुत अच्छी है। मतलब हार्डवेयर यानी पहाड़ और नदियां तो पहले से थे। हाँ, थे। और फिर हम इंसानों ने उस पर अपना सॉफ्टवेयर लिख दिया। क्या बात है। मतलब शहर, खेत, सड़कें। हाँ, वही हुआ मानव भूगोल। एकदम सही। और इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए नोट्स में दो तरीकों का जिक्र है। एक है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। ये थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे सोचिए, अगर आप दुनिया के सारे सेब के बारे में पढ़ रहे हैं। सेब, ठीक है। वो कहाँ उगते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनका व्यापार कैसे होता है, तो ये हुआ क्रमबद्ध भूगोल। आप एक चीज यानी सेब को पूरी दुनिया के पैमाने पर देख रहे हैं। समझ गया। और प्रादेशिक भूगोल? अगर आप सिर्फ कश्मीर की घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ के सेब, वहाँ के लोग, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की संस्कृति, मतलब सब कुछ एक साथ, एक ही जगह का सब कुछ। हाँ, तो ये हुआ प्रादेशिक भूगोल। एक में हम क्या को पूरी दुनिया में देखते हैं और दूसरे में हम एक कहाँ की हर चीज को देखते हैं। तो भूगोल हमें सिखाता है कि हम अपने ग्रह पर कहाँ हैं और कैसे रहते हैं। लेकिन ये सवाल एक और बड़े सवाल को जन्म देता है। कौन सा? कि हमारा ग्रह इस पूरी कायनात में कहाँ है। और यहीं से नोट्स हमें पृथ्वी से उठाकर सीधे ब्रह्मांड की विशालता में ले जाते हैं। और यहीं से कहानी बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सदियों तक हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। कौन सी गलतफहमी? 1400 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी ने एक मॉडल दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा इनके बारे में। उनके मुताबिक पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज, चांद, सितारे सब उसके चक्कर काटते हैं। और ये सोचना स्वाभाविक भी था, है ना? हमें तो रोज सूरज पूरब से पश्चिम जाता दिखता है। बिल्कुल। और ये विचार हजारों साल तक चला। लेकिन मुझे इन नोट्स में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। इसमें लिखा है कि 600 ईस्वी में भारतीय खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने ये बता दिया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। ये कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले की बात है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। नोट्स में इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, कि वराह मिहिर की खोज भारत में ही रही, लेकिन 1543 में जब कोपरनिकस ने यही बात यूरोप में कही तो वहां एक क्रांति की शुरुआत हो गई। शायद उस समय का माहौल, शायद वही वजह थी। यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, विचार तेजी से फैल रहे थे और चर्च की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी। एकदम। तो कोपरनिकस का विचार सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं था, ये पूरी विश्व व्यवस्था पर एक हमला था। मतलब ये खोज कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, इसने हमारी पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। फिर तो गैलीलियो भी आए। हाँ, उन्होंने दूरबीन से देखकर इसे साबित कर दिया। और कहानी यहीं नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1805 में विलियम हर्शल ने बताया कि हमारा पूरा सौर मंडल भी बस एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है। बस एक छोटा सा हिस्सा। और फिर 1925 में एडविन हबल ने सबसे बड़ी खोज की। उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। तो फिर क्या है? ये लगातार फैल रहा है। सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। एक मिनट, मतलब ब्रह्मांड हर पल और बड़ा होता जा रहा है। ये सोचना ही कितना अजीब है। हाँ,
और हबल की इसी खोज ने हमें सबसे बड़े सवाल तक पहुंचाया। कि अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में कभी सब कुछ एक ही जगह पे रहा होगा। यानी इस सब की शुरुआत कैसे हुई? एग्जैक्टली। इस पर तो कई सिद्धांत होंगे। नोट्स में किन किन का जिक्र है? नोट्स में 3 मुख्य सिद्धांतों की बात की गई है और तीनों के पीछे का जो दर्शन है वो बहुत अलग है। अच्छा। पहला है साम्यावस्था सिद्धांत। ये कहता है कि ब्रह्मांड का न कोई आरंभ है न अंत। हमेशा से था, हमेशा रहेगा। बिल्कुल, ये हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये फैलता जरूर है पर खाली जगह को भरने के लिए नया पदार्थ अपने आप बनता रहता है। दिलचस्प है। और दूसरा है दोलन सिद्धांत। ये कहता है कि ब्रह्मांड जन्म और मृत्यु के एक चक्र में फंसा है। एक चक्र में? हाँ, एक बिग बैंग से ये फैलता है, फिर गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींचता है और ये एक बिग क्रंच में सिकुड़ जाता है और फिर एक नया बिग बैंग होता है। हाँ, ये एक तरह से ब्रह्मांड के दिल की धड़कन जैसा है, फैलना और सिकुड़ना। और तीसरा है बिग बैंग, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। सही। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि लगभग 15 अरब साल पहले सारा ब्रह्मांड एक मटर के दाने से भी छोटे, अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में कैद था। एक बिंदु में पूरा ब्रह्मांड। हाँ, फिर उसमें एक महाविस्फोट हुआ और उसी पल से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। और आज के ज्यादातर वैज्ञानिक सबूत इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हाँ, जैसे हबल का ब्रह्मांड का विस्तार देखना। लेकिन एक सवाल है, अगर बिग बैंग सिर्फ ऊर्जा का एक धमाका था तो उससे ये सब कुछ, तारे, ग्रह, हम इंसान, ये पदार्थ कैसे बना? मतलब ऊर्जा से द्रव्यमान यानी मैस कैसे आया? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब हमें सर्न में हुए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग से मिला। अच्छा, वो गॉड पार्टिकल वाला प्रयोग? हाँ, नोट्स में हिग्स बोसॉन का जिक्र है, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हाँ। इसे ऐसे समझिए, बताइए। जैसे आप एक पार्टी में घुसी हैं जो पत्रकारों से भरी है। आप एक अनजान व्यक्ति हैं तो आप आसानी से गुजर जाएंगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एक सुपरस्टार हैं तो पत्रकार आपको घेर लेंगे, आपकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, आपको वजन महसूस होगा। वाह, क्या मिसाल है। तो वो पत्रकार हिग्स फील्ड है? बिल्कुल। हिग्स फील्ड ब्रह्मांड की वो पार्टी है जो हर जगह फैली हुई है। बिग बैंग के बाद जो कण इस फील्ड से ज्यादा इंटरैक्ट करते गए, उन्हें ज्यादा द्रव्यमान मिला। और जो नहीं कर पाए? और जो बिना इंटरैक्ट किए निकल गए, वो प्रकाश जैसे कण बन गए जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। इसी से पदार्थ की बुनियाद पड़ी। तो इस विशाल ब्रह्मांड में है क्या? नोट्स के आंकड़े तो दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, वो तो है। ब्रह्मांड में अनुमानित 10 की घात 11 यानी 1 खरब। 1 खरब! मैं तो इस नंबर को सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब हमारी धरती पर आज तक जितने इंसान पैदा हुए हैं, ब्रह्मांड में शायद उससे भी ज्यादा आकाशगंगा हैं। ये कल्पना से परे है। और हर आकाशगंगा में हमारी मंदाकिनी या मिल्की वे की तरह अरबों तारे हैं। हमारी सबसे करीबी बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है ना? हाँ, और वो भी इतनी दूर है कि वहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाते हैं। 25 लाख साल? और इन आकाशगंगाओं के अंदर ये तारे क्या हैं? ये सिर्फ आग के गोले तो नहीं है ना? नहीं। एक तारा अरबों साल तक कैसे जल सकता है? इतनी ऊर्जा आती कहाँ से? ये कोई लकड़ी या कोयले की आग नहीं है। इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन? तारों के केंद्र में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी होती है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बना देते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी मात्रा द्रव्यमान की ऊर्जा में बदल जाती है और यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अरबों साल तक तारे को रोशन रख सकती है। तो हमारा सूर्य भी ऐसे ही काम करता है? बिल्कुल, यही प्रक्रिया हमारे सूर्य को भी ऊर्जा देती है। तो हर तारा एक तरह का विशाल परमाणु रिएक्टर है। नोट्स में तारे के जीवन के बारे में भी बताया गया है। क्या इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है? बिल्कुल, इनकी कहानी किसी महाकाव्य की तरह है। बताइए कैसे? यह धूल और गैस के एक बादल, जिसे स्टेलर नेब्यूला कहते हैं, से शुरू होती है। गुरुत्वाकर्षण इस बादल को सिकोड़ता है और एक नए तारे का जन्म होता है। ठीक है। वो अपनी जवानी में हमारे सूर्य जैसे पीले तारे या उससे भी विशाल नीले तारे के रूप में चमकता है। और फिर बुढ़ापा? जब उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगता है तो वो फूलकर एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट? इसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा? मैंने सुना ये बहुत शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली
कि कुछ हफ्तों के लिए ये अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। और विस्फोट के बाद क्या बचता है? राख? यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है और इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को जाता है। चंद्रशेखर सीमा? हाँ, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है। ये एक तरह से तारे की मौत के बाद की नियति तय करती है। कैसे? अगर विस्फोट के बाद बचे हुए कोर का द्रव्यमान इस सीमा से कम है, तो वो सिकुड़कर पृथ्वी के आकार का एक सफेद बौना या व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ? हाँ, जो अरबों साल तक धीरे धीरे ठंडा होता हुआ एक काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। और अगर द्रव्यमान उस सीमा से ज्यादा हुआ तो गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है। वो कोर इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि एक पूरे शहर के आकार का न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और अगर मूल तारा बहुत ही ज्यादा विशाल था? होल बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। तारों की मौत की ये कहानियां जितनी डरावनी हैं, उतनी ही आकर्षक भी। बिल्कुल, लेकिन इन सब विशाल और दूर के तारों से पहले हमें अपने सबसे जरूरी तारे को समझना होगा, जिसके बिना हम होते ही नहीं। हमारा सूर्य। हाँ, हमारा अपना तारा। नोट्स के मुताबिक ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारे सौर मंडल का केंद्र है। और ये सिर्फ एक शांत गोला नहीं है, इसकी सतह पर बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे? कभी-कभी कुछ ठंडे और गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सनस्पॉट कहते हैं। सनस्पॉट्स? हाँ। और कभी-कभी इसकी सतह से ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिन्हें सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये गतिविधि लगभग हर 11 साल में एक चक्र पूरा करती है। और इन ज्वालाओं का हम पर, पृथ्वी पर क्या कोई असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। जब इन ज्वालाओं से निकले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो ध्रुवों के पास आसमान में एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। हरूरा? हाँ, उसे अरोरा कहते हैं। वो हरी और गुलाबी रंग की रोशनियां, नॉर्दर्न लाइट्स। वही। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियल्स और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये कुदरत का सबसे शानदार लाइट शो है। नोट्स में भले ही इसकी वैज्ञानिक वजह बताई गई हो, पर जब कोई इसे अपनी आंखों से देखता होगा तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक खूबसूरत नृत्य है, कह सकती हैं। तो कुल मिला के हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए? हाँ, हमने जमीन पर अपनी जगह को समझने यानी भूगोल से शुरुआत की। हाँ। और वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, खरबों आकाशगंगाओं, तारों के जन्म और मृत्यु की कहानी और हमारे अपने सूर्य तक का सफर तय कर लिया।